9 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चुनाव में जीत का एक ही मंत्र होता है, जनता का दिल जीतना। चुनावी साल चल रहा है तो जाहिर है कि नेता जनता का दिल जीतने में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते। राजनीति के गलियारों में आज कौन से टोटके आजमाए गए और देश विदेश में किन खबरों ने खलबली मचाई, उन सब का ब्यौरा बताने के लिए हम फिर से हाजिर हैं। सबसे पहले बात बिहार की, जहां पर सत्ता के लिए संघर्ष की बजाय आज गजब का भाईचारा दिखा। पटना में आज आरजेडी ने 22वें स्थापना दिवस के कार्यक्रम में एक तस्वीर सबसे ज्यादा चर्चा में रही। वो तस्वीर थी आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के दोनों बेटों की। बड़े बेटे तेज प्रताप यादव और छोटे बेटे तेजस्वी यादव के बीच में अनबन की बातें चल रही थी, लेकिन आज मंच पर दोनों भाइयों के बीच ऑल इज वेल वाला माहौल दिखा। तेज प्रताप ने तेजस्वी को ताज पहनाया तो तेजस्वी ने झुककर बड़े भाई के पैर छुए। तेज प्रताप ने भी छोटे भाई की जीत को आशीर्वाद दिया। लालू के दोनों बेटों ने जोर देकर कहा कि हमारे बीच में कोई दरार नहीं है और ऐसी खबर फैलाने वाले सावधान हो जाएं। तेजस्वी जी आगे बढ़ रहे हैं तो बहुत लोगों को जलन होता है। जलने वाले जलते रहे, हमें तो और जलाना है। लालटेन उठाइए और आगे की ओर बढ़िए। आपका भाई सदैव मरते दम तक आपके साथ रहेगा। कि तेज और तेजस्वी को अलग किया जाए, उनके बीच में दरारें पैदा किया जाए, ऐसा पलटनियां हम देंगे, जीवन में स्वस्थ रहेगा। अगर कई सास बहू सीरियल से जो ग्रसित लोग हैं, राजनीतिक घरानों को भी सास बहू बनाना चाहते हैं तो मत देखिएगा। बड़े भाई ने आशीर्वाद दिया है, एक बार नहीं हर एक बार। सब लोग चाहते हैं कि पार्टी जो है और मजबूत से मजबूत हो। दोनों भाइयों के मेल मिलाप के बाद बारी आई राजनीतिक भाषण की। तेजस्वी यादव ने चाचा नीतीश कुमार को खूब खरी खोटी सुनाई। साथ ही तेजस्वी ने कांग्रेस को भी चेतावनी दे डाली कि नीतीश की महागठबंधन में वापसी के बारे में सोचे भी नहीं। आज एक माहौल पैदा किया जा रहा है कि बीजेपी को हराया नहीं जा सकता है जब तक नीतीश चाचा वापस नहीं आएंगे। अरे जो लोग ये बात बोलो उनको बोल दो ना, बीजेपी के साथ तो आप लड़े हो ना 3 बार इलेक्शन, साथ तुम लोगों थे तब हरा दिए तो तुम अलग हो जाओगे तो हमको क्या। नीतीश जी तो जब भागे थे तो कोई हम लोगों से तो अनुमति ली तो नहीं थी, आनंद फानंद में भागे। और आप बताइए बिहार की महान जनता हमको माफ करेगी क्या? ऐसे धोखेबाज को जिन्होंने बिहार का लुटवाने का काम किया, खजाने को बर्बाद करने का काम किया, क्या बिहार की जनता हमें माफ करेगी? जहां तेजस्वी ने नीतीश को घेरा, वहीं तेज प्रताप यादव के निशाने पर पीएम मोदी रहे। पिछले दिनों तेजस्वी ने चाय पर चर्चा की तो आरोप लगा था कि वो मोदी की नकल कर रहे हैं। इसका जवाब उन्होंने अपने पिता लालू वाले स्टाइल में दिया। चाय वो नरेंद्र मोदी जी पीता है क्या? और नहीं पीता है, उन्हीं का चाय। गांधी जी नहीं पीते थे चाय। हम दूध नहीं देंगे तो चाय कहां से पिएंगे नरेंद्र मोदी? चलिए अब खबर दिल्ली की, जहां पर एलजी और केजरीवाल सरकार के बीच में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी सुलह नहीं करा पाया। संविधान पीठ का फैसला आने के 24 घंटे के अंदर ही कलह शुरू हो गई। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ ने कहा था कि दिल्ली में सरकार केजरीवाल ही चलाएंगे। पुलिस, पब्लिक ऑर्डर और लैंड यानी कि जमीन के अलावा सभी मामलों में चुनी हुई सरकार ही फैसला करेगी। फैसला आते ही केजरीवाल सरकार ने तय कर दिया कि अब दिल्ली में अफसरों के ट्रांसफर्स मुख्यमंत्री और मंत्री करेंगे। लेकिन केजरीवाल सरकार का आदेश मानने से ब्यूरोक्रेट्स ने साफ इनकार कर दिया। दिल्ली की ब्यूरोक्रेसी की दलील ये है कि 21 मई 2015 को गृह मंत्रालय ने उनके ट्रांसफर पोस्टिंग के बारे में नोटिफिकेशन जारी किया था। नोटिफिकेशन के मुताबिक ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के मंत्रियों के पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने इस नोटिफिकेशन को खारिज नहीं किया है। गृह मंत्रालय ने भी नोटिफिकेशन वापस नहीं लिया है, इसलिए दिल्ली सरकार का आदेश लीगल नहीं है। बहुत क्लियर शब्दों में माननीय सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कर दिया है कि दिल्ली सरकार की क्या पावर्स हैं और केंद्र सरकार की ऑब्लिक एलजी की क्या पावर्स हैं। उन्होंने क्लियर कर दिया है कि जो 3 मुद्दे हैं, पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक ऑर्डर एंड लैंड, इन 3 के ऊपर एलजी साहब का कंट्रोल है और बाकी सारी चीजों पे दिल्ली सरकार की एग्जीक्यूटिव पावर्स हैं। कल के आदेश के बाद सर्विस सब्जेक्ट का केंद्र सरकार के पास होने का कोई दूर दूर तक कहीं गुंजाइश नहीं बचती है।
उसके बावजूद ऑफिसर्स अगर ये कह रहे हैं कि हम एमएचए के आदेश का क्वैश नहीं हुआ है इसलिए सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को नहीं मानेंगे, तो ये तो खुलेआम अवमानना है। वकीलों से भी सलाह कर रहे हैं कि क्या करना है आगे, कैसे करना है, इसको टेक्निकली कैसे देखना है। 21 मई 2015 का भारत सरकार का जो नोटिफिकेशन था उस पर सुप्रीम कोर्ट ने उसको, वो आज भी स्टैंड करता है। इसके साथ साथ जो हाई कोर्ट का ऑर्डर था वो भी स्टैंड करता है, उसको क्वेश्चन नहीं किया गया। जब हाई कोर्ट का ऑर्डर भी स्टैंड करता है और 21 मई 2015 का भारत सरकार का नोटिफिकेशन भी स्टैंड करता है, तो फिर किस आधार पर आम आदमी पार्टी सरकार लोगों को गुमराह कर रही है, हम ये जानना चाहते हैं। रूल ये है कि आपके ऊपर जो 3 सब्जेक्ट्स को छोड़ के जो बाकी एरियाज हैं ये आपके ऊपर बाइंडिंग है, मगर एक एक्सेप्शन है जो बाकी स्टेटों के केस में नहीं है, बाकी यूटीज के केस में भी नहीं है। ये एक्सेप्शन इसमें ये है कि 3 एरियाज के बाहर भी अगर आप किसी डिसीजन से नहीं मानते हैं तो आप उस डिसीजन को रोक सकते हैं और प्रेसिडेंट को मामला रेफर कर सकते हैं। केजरीवाल सरकार इन दलीलों से सहमत नहीं है। डिप्टी सीएम और सर्विसेज विभाग के मंत्री मनीष सिसोदिया ने सर्विसेज विभाग की सेक्रेटरी को नोटिस जारी कर दिया है। सिसोदिया ने चेतावनी दी है कि दिल्ली सरकार का ट्रांसफर पोस्टिंग वाला आदेश लागू नहीं हुआ तो सेक्रेटरी को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना का केस झेलना होगा। इस सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कल 2 स्पष्टीकरण दिए गए हैं और एक बहुत इंटेंट दिया गया है, उसकी जो स्पिरिट है कि सब कोऑपरेशन से काम करें। तो यहाँ कोऑपरेशन की जरूरत है। हम केंद्र सरकार से भी अपील करेंगे, हम एलजी साहब से भी अपील करेंगे कि कोऑपरेशन की अपेक्षा की है सुप्रीम कोर्ट ने भी, कोऑपरेशन से काम करें और अब महज टेक्निकल फॉर्मेलिटी के लिए ऐसी असंवैधानिक स्थिति पैदा ना करें जहां एलजी साहब के पास में सर्विस डिपार्टमेंट की फाइलें साइन करने के अधिकार बचे नहीं हैं और ऑफिसर्स आदेश नहीं मानेंगे मंत्रियों के अगर सर्विस डिपार्टमेंट के लिए, तो फिर सरकार चलेगी कैसे। आगे बढ़ते 2019 से पहले किसानों को लुभाने की होड़ लगी है। बुधवार को केंद्र सरकार ने जहां खरीफ की फसलों का एमएसपी बढ़ाकर किसानों को बड़ी सौगात दी, तो वहीं अब कर्नाटक सरकार ने किसानों को कर्ज माफी का ऐलान कर दिया है। कर्नाटक के सीएम एचडी कुमारस्वामी ने विधानसभा में बजट पेश किया और अपने चुनावी वादे को कुछ हद तक पूरा कर दिया। उन्होंने 2 लाख रुपए या फिर उससे कम का लोन लेने वाले किसानों का कर्ज माफ करने का ऐलान किया। इसके लिए बजट में 34,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। किसानों को नए कर्ज लेने में मदद के लिए सरकार डिफॉल्टिंग अकाउंट से एरियर्स खत्म करेगी, जिससे क्लियरेंस सर्टिफिकेट आसानी से मिल सकेंगे। इसके लिए 6,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। पहले चरण में 31 दिसंबर 2017 तक लिए गए कर्ज माफ किए जाएंगे। जिन किसानों ने तय समय के अंदर कर्ज चुका दिया है उन्हें प्रोत्साहन राशि के तौर पर 25,000 रुपए सरकार की ओर से दिए जाएंगे। हालांकि जिन किसानों ने बीते 3 साल से आयकर नहीं भरा है वे इस ऋण माफी का फायदा नहीं ले सकेंगे। इस बजट पर सभी की नजरें टिकी हुई थी, खासतौर से किसानों की कर्ज माफी को लेकर, क्योंकि जेडीएस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में इसका वादा किया था। हालांकि सरकार ने जहां एक और किसानों के कर्ज माफ कर उन्हें खुश करने की कोशिश की है, वहीं दूसरी ओर पेट्रोल, डीजल और बिजली के दाम बढ़ाकर जोर का झटका भी दे दिया है। बजट में पेट्रोल टैक्स में 30% से 32% और डीजल पर 19 से 21% की बढ़ोतरी की गई है, जिससे पेट्रोल ₹1.14 और डीजल ₹1.12 महंगा हो गया है। वहीं बिजली भी 20 पैसे प्रति यूनिट के हिसाब से महंगी हो गई है, जिससे विपक्ष ने किसानों को दी गई राहत पर अब सवाल खड़े कर दिए हैं। अब बात अमित शाह और राहुल गांधी के मिशन यूपी की। आज लगातार दूसरे दिन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह और कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी यूपी में घूमते रहे। जहां अपने संसदीय क्षेत्र अमेठी में राहुल ने किसान चौपाल लगाई, किसानों के साथ उन्होंने चर्चा की और मोदी सरकार को किसान विरोधी करार दिया। तो वहीं अमित शाह आज आगरा में थे। यहां पर उन्होंने प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर कोसा और उसे परिवारवादी पार्टी करार दिया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सुरक्षा में अब आपको ढीले ढाले और उम्रदराज सुरक्षाकर्मी नजर नहीं आएंगे। यूं तो योगी Z+ के साथ एनएसजी कमांडोज की सुरक्षा घेरे में रहते हैं, लेकिन फिर भी उनकी सुरक्षा को और पुख्ता करने के लिए अब उनके आसपास 40 साल से ऊपर के सुरक्षाकर्मियों की तैनाती न करने का फैसला हुआ है, जिसके लिए सुरक्षा विभाग ने डीजीपी को चिट्ठी लिखी है। कुछ दिन पहले सीएम योगी की सुरक्षा में चूक की खबर सामने आई थी, जिसके बाद 7 पुलिस वालों पर गाज गिरी थी और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया था। ऐसी चूक से बचने के लिए अब सीएम की सुरक्षा में चुस्त दुरुस्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती का फैसला लिया गया है।
वहीं यूपी में दागी सांसदों और विधायकों के लिए क्या है इंतजाम, ये हो रहे हैं, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन पहले राजनीतिक गलियारों की कुछ और खबरों पर एक नजर। कश्मीर दौरे के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सूबे में सुरक्षा के हालात पर अहम बैठक की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। योगी सरकार अब यूपी के जेलों में गौशाला बनाएगी। मेरठ, गोरखपुर समेत 12 जेलों में फिलहाल गौशाला बनाए जाने की योजना है। कांग्रेस प्रवक्ता प्रियंका चतुर्वेदी की बेटी को धमकी देने वाले अजमेर के शख्स गिरीश को मुंबई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी अहमदाबाद से हुई। राजस्थान के टोंक में मेरा बूथ मेरा गौरव कार्यक्रम के दौरान सांसद की मौजूदगी में कांग्रेसी आपस में ही भिड़ गए। इस दौरान मंच से कुछ कार्यकर्ताओं को नीचे धकेल दिया गया। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ता खाने को लेकर आपस में भिड़ गए। यहाँ वहाँ खाने के पैकेट फेंके जाने से शाह नाराज दिखे। यूपी की योगी सरकार के एक फैसले से सूबे की सियासत गर्मा गई है। न्याय विभाग ने सांसदों और विधायकों के पेंडिंग क्रिमिनल केसेस के लिए एक स्पेशल कोर्ट का गठन किया है, जिसके लिए शासनादेश भी जारी कर दिए गए हैं। इसके मुताबिक अब सांसदों और विधायकों के आपराधिक केसेस इसी स्पेशल कोर्ट में चलेंगे। इलाहाबाद हाई कोर्ट में स्पेशल कोर्ट का गठन 28 फरवरी 2019 तक के लिए किया गया है। जानकारी के मुताबिक इस स्पेशल कोर्ट में एक न्यायिक अधिकारी और 7 कर्मचारियों की तैनाती होगी। इस कोर्ट का अधिकार क्षेत्र पूरा प्रदेश होगा। दरअसल एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक यूपी के 403 विधायकों में से 143 यानी कि लगभग 36% पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। इनमें से 107 यानी कि 26% पर हत्या की कोशिश या फिर अपहरण जैसे गंभीर आरोप दर्ज हैं। विधानसभा में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह लल्लू और बीएसपी विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ सबसे ज्यादा 16 केसेस दर्ज हैं। इस स्पेशल कोर्ट के गठन का मकसद इस लिहाज से किया गया है कि सांसदों और विधायकों के आपराधिक मुकदमों का जल्द से जल्द निपटारा किया जा सके। वहीं इस मामले को लेकर सूबे की सियासत में घमासान भी छिड़ गया है। जिला जज स्तर तक के जिला स्तर तक के जो मामले होंगे उनको जिला जज ट्रांसफर कर देंगे ऐसे मुकदमों को। लेकिन ये बताना चाहूंगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अगर इनके खिलाफ जो मुकदमे चल रहे हैं वो ये अदालतें नहीं सुनेंगी। तो कुल मिलाकर अगर आप देखें तो ये अच्छा है, इससे त्वरित कार्रवाई होगी और जो भी पीड़ित लोग हैं, जिन लोगों को शिकायतें हैं माननीयों से, उनकी शिकायतें तुरंत दूर हो जाएंगी। आम चुनावों से पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने अपनी राजनीतिक प्रतिबद्धता इस संदर्भ में जताई थी। स्वयं प्रधानमंत्री के पद के उम्मीदवार तत्कालीन नरेंद्र मोदी जी ने इस बात को कहा था कि हम सरकार में आएंगे तो सरकार में आने के बाद इस प्रकार की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे जिसमें जो जनप्रतिनिधि हैं या विशिष्ट व्यक्ति हैं उनके मुकदमों का निस्तारण त्वरित गति से हो, अलग हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट्स में हो और सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के आधार पर, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर न्यायिक विभाग ने अब इसकी देखिए जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनके केस किस तरीके के हैं। अगर राजनीतिक केस हैं तो अलग हैं, लेकिन अगर आपराधिक केस हैं तो दो नजरिए से आपराधिक केस कैसे देखे जा सकते हैं। देखिए इस चीज से तो एक चीज भारतीय जनता पार्टी की जो मानसिकता है वो सामने आती है कि एक डिक्टेटरशिप वाला माहौल वो पैदा करना चाहते हैं। क्या केवल जनप्रतिनिधि इस दायरे में आने चाहिए? मैं तो ये कहना चाहती हूँ कि हर तरह से, हर किस्म के जो मामले हैं, जो जनता से जुड़े हुए हैं, जो क्राइम से जुड़े हैं, महिलाओं के प्रति असुरक्षा से जुड़े हैं, बच्चों के प्रति हो रहे क्राइम से जुड़े हैं, ये सारे जितने मुद्दे हैं, इन सब के लिए ऐसी फास्ट ट्रैक कोर्ट बननी चाहिए। और अब बात बीजेपी के स्पोक्स पर्सन वॉरियर्स की। मिशन 2019 के लिए बीजेपी युवा प्रवक्ताओं की एक बड़ी फौज तैयार करने वाली है। बीजेपी युवा मीडिया पैनलिस्ट की बड़ी जोर शोर से तलाश कर रही है। ये पैनलिस्ट टीवी बहस में बीजेपी का पक्ष रखेंगे। बीजेपी 30 साल से कम उम्र के पैनलिस्ट खोज रही है। पैनलिस्ट की खोज के लिए टैलेंट हंट शुरू कर दिया गया है। टैलेंट हंट के जरिए हर राज्य से 10-10 पैनलिस्ट चुने जाएंगे। युवा पैनलिस्ट खोजने की जिम्मेदारी वरिष्ठ प्रवक्ताओं और नेताओं को दी गई है। इन पैनलिस्ट को टीवी डिबेट से लेकर बाइट देने के लिए खासी ट्रेनिंग भी दी जाएगी। स्पोक्स पर्सन वॉरियर्स के तौर पर जाने वाले ये पैनलिस्ट पीएम मोदी के ब्रांड एम्बेसडर्स होंगे। बीजेपी ने सभी प्रदेशों से ऐसे युवाओं की सूची मांगी है जिनके पास देश की राजनीति समझ के साथ साथ मोदी सरकार की कल्याणकारी योजनाओं की भी
जानकारी हो और साथ ही वो अपनी बात को प्रभावी ढंग से रखने की उनके अंदर योग्यता हो। अब बात हरियाणा की, जहां पर नाराज बीजेपी कार्यकर्ताओं को मनाने की मुहिम में सीएम मनोहर लाल खट्टर खुद जुट गए हैं। पिछले दिनों गुड़गांव में हुई बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह की बैठक में ये बात सामने आई थी कि कार्यकर्ता अपनी सरकार से नाराज हैं और सीएम मंत्री कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते। अब इस नाराजगी को दूर करने के लिए खट्टर कनेक्ट टू पीपल कार्यक्रम पर निकले हैं। आज खट्टर अंबाला, पंचकुला, करनाल, कुरुक्षेत्र, कैथल के कई गांव में पहुंचे। 3 दिनों के प्रदेश दौरे में सीएम खट्टर निकले हैं। अब इस दौरान वो हरियाणा के 15 जिलों का तूफानी दौरा करेंगे। रोज वो 15 से 20 कार्यकर्ताओं के घर पर भी जाएंगे। कार्यकर्ताओं के घर पर वो चाय पिएंगे और खाना भी खाएंगे। कार्यकर्ताओं की नाराजगी दूर करने के लिए खट्टर ने ये पहल शुरू की है। गांव गांव जाकर सीएम खट्टर लोगों से भी मिलेंगे। कनेक्ट टू पीपल के तहत ये अभियान शुरू किया गया है। इस दौरान 72 घंटे तक खट्टर जमीनी हकीकत को जानने की कोशिश करेंगे। देखिए, कार्यकर्ताओं से मिलना ये मेरा अपना काम है। मेरे अपने परिवार के लोग हैं, कोई लगभग 18-20 कार्यकर्ताओं के यहाँ इस प्रकार चाय पर चर्चा के ये कार्यक्रम है। तो सामान्यतः कार्यकर्ताओं से मिलना जुलना ये अपना परिवार का एक काम है। जम्मू कश्मीर में सत्ता से बेदखल हुई महबूबा मुफ्ती की मुश्किलें खत्म होती हुई नहीं नजर आ रही हैं। बागी विधायक पीडीपी के लिए लगातार सिरदर्द बने हुए हैं। इस बीच सूबे में एक बार फिर से नई जोड़ तोड़ से सरकार बनाने की सुगबुगाहट भी अब तेज हो गई है। जडीबल सीट से पीडीपी के बागी विधायक आबिद रजा अंसारी ने महबूबा मुफ्ती और उनके शहीदों पर गंभीर आरोप लगाते हुए दावा किया है कि पार्टी के 15 से 16 विधायक किसी भी समय अलग मोर्चा बना सकते हैं। अभी तो बात चल रही है हर एक के साथ, जितना भी पूरा का ग्रुप है, हमारी बात उनके साथ चल रही है। 15-16 आदमियों के साथ बात चल रही है। फोरम बनेगा, थर्ड फ्रंट फोरम के नाम से होगा। आबिद रजा अंसारी से पहले विधायक अब्दुल मजीद पडार, इमरान अंसारी और अब्बास अहमद भी पार्टी से नाराजगी जाहिर कर बगावती तेवर दिखा चुके हैं। ऐसे में इस बात की संभावना बढ़ गई है कि इस नए मोर्चे के जरिए सूबे में सरकार बनाने की पहल हो सकती है। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि ये मोर्चा किसके साथ जाएगा। हमारा पूरा नंबर आएगा, उसके बाद हम देखेंगे किस ग्रुप के साथ हम बात करेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस से बात करेंगे, कांग्रेस से बात करेंगे, बीजेपी से बात करेंगे, किससे बात करेंगे। 89 सीटों वाले जम्मू कश्मीर विधानसभा में पीडीपी के 28, बीजेपी के 25, नेशनल कॉन्फ्रेंस के 15, कांग्रेस के 14 और अन्य 7 विधायक हैं। सरकार बनाने के लिए सूबे में 44 सीटों की जरूरत होती है। मैजिक आंकड़ा है। ऐसे में सूबे में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी पीडीपी के बागियों और निर्दलियों को साथ लेकर सरकार बना सकती है। फिलहाल बीजेपी सूबे में घटने वाले हर सियासी घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। तो हम सरकार छोड़ करके आए हैं, कुछ बेहतरी हो उसके लिए गवर्नर रूल में उनको काम करने दिया जाना चाहिए। लेकिन परिस्थितियां क्या बनती हैं उस पर राजनीतिक पार्टियां मिल बैठ करके सोचती है। हमारी पार्टी में तो वैसे ही डेमोक्रेटिक सिस्टम है, वहां पर टीम वर्क होता है, अकेले कोई बात नहीं करवाती। व्हाट्सएप पर बिना सोचे समझे वीडियोस और फेक न्यूज वायरल करने वालों का क्या होगा, ये भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और खास खबरें। पुणे के MIT विश्व शांति गुरुकुल स्कूल के एक फरमान का विरोध होने लगा है। स्कूल ने छात्राओं को एक खास रंग के इनरवियर पहनने का फरमान सुनाया है, जिसका अभिभावक विरोध कर रहे हैं। वहीं सरकार ने जांच के आदेश दे दिए हैं। लखनऊ यूनिवर्सिटी में टीचर्स की पिटाई के मामले का हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया है और राज्यपाल से रिपोर्ट मांगी है और कुलपति को तलब भी किया गया है। उधर मारपीट की घटना के बाद से यूनिवर्सिटी अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दी गई है। सुनंदा पुष्कर हत्या मामले में दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने कांग्रेस नेता शशि थरूर को 1 लाख के मुचलके पर अग्रिम जमानत दे दी है। हालांकि वो बगैर कोर्ट की इजाजत के विदेश नहीं जा सकेंगे। बेंगलुरु के कांग्रेस नेता PM कृष्णमूर्ति की दबंगई कैमरे में कैद हो गई। जब कृष्णमूर्ति की कार को रोका गया तो उन्होंने ट्रैफिक पुलिस वाले को गालियां देनी शुरू कर दी। श्रीनगर के शेरे कश्मीर यूनिवर्सिटी में राष्ट्रगान के अपमान का मामला सामने आया है। दीक्षांत समारोह के दौरान जब राष्ट्रगान बजा तो सिर्फ एक छात्र खड़ा हुआ, बाकी सब बैठे रहे। रिलायंस इंडस्ट्रीज की 41वीं एनुअल जनरल मीटिंग में मुकेश अंबानी ने जियो पर कई बड़े ऐलान किए हैं। सालाना होने वाली AGM की इस बैठक में अंबानी परिवार के साथ उनकी होने वाली बहू श्लोका मेहता भी नजर आई।
दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में देर रात दिल्ली पुलिस और सुरक्षा बलों ने साझा मॉक ड्रिल किया। करीब 4.5 घंटे तक चले हाईटेक मॉक ड्रिल का उद्देश्य टेक्नोलॉजी की मदद से संदिग्ध गतिविधियों का पता लगाना था। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में बना हैबिटेट सेंटर सील कर दिया गया है। दरअसल हैबिटेट सेंटर पर स्टैंप ड्यूटी का 50 करोड़ रुपए बकाया था, जिसे लेकर जिला प्रशासन ने कई बार नोटिस भी जारी किया था। साइबर सिटी गुड़गांव में पुलिस ने मसाज पार्लर की आड़ में चल रहे सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने सेक्टर 29 इलाके में चल रहे एक मसाज पार्लर पर छापा मारकर 5 विदेशी लड़कियों समेत कुल 11 लड़कियों और 4 युवकों को गिरफ्तार कर लिया। गुड़गांव में एक स्कूल बस में 2 साल की मासूम बच्चे को कुचल डाला, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना से गुस्साए लोगों ने स्कूल बस में जमकर तोड़फोड़ की और हंगामा किया। अब बात भीड़ तंत्र की, जिस पर लगाम लगाने के लिए मोदी सरकार ने कवायद अब शुरू कर दी है। सोशल मीडिया पर वायरल हुए फर्जी संदेशों और अफवाहों की वजह से पिछले कुछ दिनों के अंदर भीड़ ने बच्चा चोर समझकर कई लोगों को मार डाला। अब सरकार ने ऐसे संदेशों को रोकने के लिए दिल्ली में 23 जुलाई को सोशल मीडिया कंपनियों की बैठक बुलाई है। बैठक में व्हाट्सएप समेत तमाम सोशल नेटवर्किंग साइट्स के प्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। बैठक में इस पर विचार किया जाएगा कि भड़काऊ मैसेजेस को प्रसारित करने से कैसे रोका जा सके। ग्रुप मैसेज और फॉरवर्ड मैसेज को ट्रैक करने पर भी विचार होगा। व्हाट्सएप ग्रुप के एडमिन का डेटाबेस भी तैयार किया जा सकता है। चलिए बात मानसून की। उत्तर भारत में मानसून दस्तक दे चुका है। कई राज्यों में भारी तो कई जगह पर रुक रुक कर बारिश लगातार हो रही है। बात करें दिल्ली एनसीआर की, तो कई दिनों की उमस भरी गर्मी के बाद आज यहां पर मौसम ने अचानक से करवट बदली। पहले धूल भरी आंधी चली और फिर जमकर बारिश हुई। पारा गिरने से जहां पर गर्मी से जूझते लोगों को राहत मिली है, वहीं कई जगह सड़कों पर पानी भर जाने से ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ। दिल्ली के विजय चौक, रफी मार्ग, पंत मार्ग, सुनहरी बाग और साउथ ब्लॉक इलाके में हुई जोरदार बारिश देखने को मिली। राजधानी में 1 जून से 2 जुलाई तक करीब 65.1 मिलीमीटर बारिश हुई है। ये सामान्य से 17% कम है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक घबराने की जरूरत नहीं है। दिल्ली में जुलाई के अंत तक अच्छी बारिश दर्ज की जाती है। ऐसे में इधर जो कमी रह गई है वो आने वाले समय में पूरी हो सकती है। उधर महाराष्ट्र में भी भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। बारिश की वजह से मुंबई वासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश से महाड के पास केम्बुर्ली में लैंडस्लाइड हुआ है, जिसके चलते मुंबई गोवा हाईवे बंद हो गया है। हाईवे के बंद होने से बड़ी संख्या में लोग हाईवे के दोनों ओर फंस गए। कई किलोमीटर तक गाड़ियों की कतार लगी हुई है। मौसम विभाग ने 8, 9 और 10 जुलाई को भारी बारिश की संभावना के साथ मुंबई में 2005 जैसी बारिश होने की आशंका भी जताई है, जिसे देखते हुए अलर्ट जारी कर दिया गया है। देश के कई और राज्यों में भी लगातार बारिश हो रही है, जिससे नदियों का जलस्तर बढ़ने लगा है और तटीय इलाकों के डूबने का खतरा पैदा हो गया। कई जगह पर लैंडस्लाइड और पेड़ गिरने की घटनाएं भी हुई है। मौसम विभाग ने अगले 2-3 दिन में भारी बारिश की आशंका जताई है, जिसे देखते हुए सभी जिलों के प्रशासन को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। मंत्री लाल बत्ती छोड़कर खेत क्यों जोतने लगे? सफाई का सबक सिखाने के लिए एक लड़की ने किसे लगाई जोरदार किक और मछलियों से पेडिक्योर कराने का अंजाम क्या हुआ, ये सब दिखाएंगे आपको। लेकिन पहले रुक करते हैं छत्तीसगढ़ विधानसभा का, जहां एक तांत्रिक बाबा के दौरे पर सियासी दंगल शुरू हो गया है। गले में 10 किलो वजन की माला पहनकर इस बाबा ने रायपुर में विधानसभा के चक्कर लगाए। हाथों में कई अंगूठियों, सिर पर सिंदूर का भभूत लगाए। इस बाबा को विधानसभा परिसर में देखकर कई विधायक हैरान भी रह गए। कांग्रेस ने विधानसभा में ये मुद्दा उठाया और पूछा कि क्या सरकार तंत्र मंत्र को बढ़ावा दे रही है। तब सरकार ने साफ किया कि बाबा की वेशभूषा पर ना जाएं, वो तांत्रिक होने के साथ साथ बीजेपी के नेता भी हैं। दरअसल इस बाबा का नाम रामलाल कश्यप है और वो जांजगीर चांपा जिले के एक मंडल के बीजेपी अध्यक्ष हैं। एक बीजेपी विधायक ने इस बाबा के लिए विधानसभा का पास बनवाया था। बाबा ने कहा कि उन्होंने विधानसभा को बांध दिया है ताकि चौथी बार रमन सिंह की ही सरकार बने। बाबा ने यह भी कहा कि अब अमरनाथ जाकर ही जगह खोलेंगे। संकल्प लेकर अमरनाथ जा रहे थे, चौथी बार रमन सरकार बनाना है सर। अच्छा, तो आज यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएंगे अमरनाथ, रमन सरकार बनाना है सर। अच्छा, तो आज यहाँ से ये संकल्प लेकर जाएंगे अमरनाथ 1 तारीख।
सोशल मीडिया पर फिटनेस चैलेंज के बाद अब खेती किसानी का चैलेंज शुरू हो गया है। ऐसा ही चैलेंज गोवा के नेताओं को मिला तो अब हर नेता खेत की दौड़ लगाने लगा है। खेती किसानी करते हुए अपने अपने वीडियोस पोस्ट कर रहे हैं और दूसरे नेताओं को भी ये चैलेंज दे रहे हैं। इसी चैलेंज का नतीजा ये है कि गोवा के दो मंत्री अपने एयर कंडीशन्ड दफ्तरों से निकलकर खेती करने के लिए निकल पड़े। गोवा के कृषि मंत्री विजय सरदेसाई और राजस्व मंत्री रोहन खौते ने खेती की। किसी ने हल जोता तो किसी ने खेत में धान के पौधे लगाए। दरअसल इस चैलेंज की शुरुआत गोवा के 25 साल के युवा सरपंच सिद्धवेश भगत ने की थी। सिद्धवेश ने सोशल मीडिया पर नेताओं मंत्रियों को चैलेंज दिया और कहा कि किसानों की समस्या समझने के लिए एसी रूम से बाहर निकले और खेतों में जाएं। इस चैलेंज को कई नेताओं ने स्वीकार किया और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। जो भी नेता इस चैलेंज को पूरा करता है वो कुछ और नेताओं के लिए आगे का चैलेंज छोड़ देता है। जब चैलेंज गोवा के मंत्रियों को मिला तो वो भी पीछे नहीं रुके। कृषि मंत्री विजय सरदेसाई और राजस्व मंत्री रोहन खौते ने इस चैलेंज को न सिर्फ कबूल किया बल्कि इसे पूरा करके भी दिखाया, जिसका वीडियो अब सामने आया है। और अब बात दिल्ली के उस बुराड़ी कांड की जिसमें एक ही घर में 11 लोगों की मौत के मामले में आज चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। भाटिया परिवार के घर से मिले रजिस्टर से खुलासा हुआ है कि परिवार के 5 लोगों की आत्मा की शांति के लिए घर के लोगों ने ये अनुष्ठान किया था जिसमें उनकी मौत हो गई। रजिस्टर में जो कुछ लिखा है उसके मुताबिक पिता भोपाल सिंह समेत 5 लोगों को मुक्ति दिलाने के लिए ये क्रिया की गई। रजिस्टर में 9 जुलाई 2015 के नोट से ये बातें साफ हुई हैं। इस नोट में ललित भाटिया के पिता के हवाले से लिखा गया था कि मेरे साथ 4 आत्माएं भटक रही हैं जिन्हें मुक्ति चाहिए। इन चारों का नाम भी है। वहीं इस बुराड़ी कांड में एक वीडियो सामने आया है जो इन 11 लोगों की सुसाइड की थ्योरी को सही साबित करता है। ये बुराड़ी इलाके का ही सीसीटीवी फुटेज आप देख रहे हैं जिसमें भाटिया परिवार की बड़ी बहू स्वाति और उसकी बेटी नीतू नजर आ रही हैं। ये सीसीटीवी फुटेज 30 जून की रात का है जब घटना से पहले इस परिवार ने बाजार से 4 स्टूल्स खरीदे और ये चारों स्टूल्स लेकर घर वापस लौटी। उधर जानकारों की माने तो ये मामला आत्महत्या का है, लिहाजा साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी से काफी मदद मिल सकती है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो इंसान मर चुका है उसका दिमाग कैसे पढ़ा जाए। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी एक तरह से उसकी दिमाग के जो विचार हैं उनका डायसेक्शन होता है। फिजिकल ऑटोप्सी जिसको हम कॉमन ऑटोप्सी कहते हैं या पोस्टमार्टम कहते हैं वो फिजिकल शरीर का होता है और साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी उसके विचारों का होता है। तो विचारों को कहां से जाना जाएगा? उसके ट्रीटमेंट रिकॉर्ड से। अगर किसी डॉक्टर के पास जाता तो डॉक्टर के पास कोई डॉक्यूमेंट्स पड़े हैं तो उन डॉक्यूमेंट से, उनके दोस्तों से, उनके पड़ोसियों से, उनके घर वालों से उसके विचार धारा वगैरह सब कुछ पिछले कुछ समय का जाना जाता है ताकि ये समझ में आए वो किसी चीज से पीड़ित था या नहीं था। और अब बात करते हैं दिल्ली एनसीआर की लाइफलाइन बन चुकी मेट्रो की, जो आज बड़े हादसे का शिकार होने से बाल बाल बच गई। भारी बारिश के चलते मेट्रो की वॉयलेट लाइन के लाजपत नगर और जंगपुरा स्टेशन के बीचों बीच ट्रैक पर लगी रेलिंग मेट्रो कोच के ऊपर ही गिर पड़ी जिससे मेट्रो के दरवाजे फंस गए। यात्रियों के मुताबिक रेलिंग के टकराने की इतनी तेज आवाज आई जैसे कोई धमाका हुआ हो। इस हादसे के चलते मेट्रो को रोकना पड़ा। हालांकि इस हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है लेकिन मेट्रो के यात्रियों में अफरा तफरी जरूर मच गई, जिसके बाद मेट्रो में सवार यात्रियों को पीछे के इमरजेंसी गेट से पैदल ही निकाला गया। हजारों यात्री मेट्रो ट्रैक पर पैदल ही चलते हुए देखे गए। ये रूट मेट्रो के सबसे व्यस्त मार्गों में से एक है जो कि दिल्ली को हरियाणा के फरीदाबाद से जोड़ता है। इस हादसे के चलते सेंट्रल सेक्रेटेरिएट से बदरपुर वायलेट लाइन पर मेट्रो का परिचालन लगभग 1.5 घंटे तक बंद रहा। ये घटना ऐसे समय में हुई है जब लोग अपने ऑफिस से घर लौट रहे थे। इसके चलते मुसाफिरों को भारी परेशानियां भी उठानी पड़ी। हरियाणा की जेलों से एक हैरान करने वाली खबर आई है। हरियाणा की 6 जेलों में बंद 31 कैदियों को एड्स से ग्रसित पाया गया है। एचआईवी के सबसे ज्यादा संदिग्ध मामले करनाल की जेल में पाए गए हैं। दरअसल जिला जेल करनाल में बीते दिनों मेडिकल कैंप लगाया गया था जिसमें 1000 कैदियों के अलग अलग टेस्ट किए गए जिसमें से 11 कैदी एचआईवी पॉजिटिव पाए गए। हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने जेल में बंद 6101 कैदियों का एचआईवी टेस्ट कराया था। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी कि नाको के निर्देश पर हरियाणा एड्स कंट्रोल सोसाइटी ने ये टेस्ट करवाए थे।
जेल भेजने से पहले सभी कैदियों की मेडिकल जांच कराई जाती है। ऐसे में ये सवाल बड़ा है कि कैदियों के HIV पॉजिटिव होने की बात उनके जेल जाते समय क्यों नहीं पता चली। ये भी जांच का विषय है कि कैदियों को जेल जाने से पहले एड्स था या जेल में रहने के दौरान उनको संक्रमण हुआ है। आपको ये भी बताते चले कि हरियाणा में आज के दिन 13,500 एड्स के मरीज हैं, जो कि सरकार के लिए चिंता का बड़ा विषय है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज का कहना यह है कि जेलों में बंद 2 एड्स मरीजों की पुष्टि हुई है, जिनके इलाज का पूरा खर्चा सरकार उठाएगी। तो हमने सारे जेलों में एड्स का टेस्ट करवाए थे और जो एड्स से ग्रसित पाए गए हैं उनका हमने इलाज करने के लिए कह दिया। सबका फ्री इलाज करेंगे और सबको जो भी दवाइयां हैं वो जेल के अंदर दी जाएंगी। पठानकोट हमले के मास्टरमाइंड मसूद अजहर पर शिकंजा कसने की तैयारी भारत ने कर ली है। भारत जल्दी ही संयुक्त राष्ट्र संघ में मसूद अजहर के खिलाफ नए सिरे से डोजियर सौंपेगा। इस डोजियर में मसूद के भड़काऊ भाषणों के टेप होंगे। डोजियर में 16 इंटरसेप्ट ऑडियो क्लिप और 6 वीडियो टेप सौंपे जाएंगे। साथ ही टेटर कैंप में मसूद अजहर के जाने के सबूत भी होंगे। ऐसे में सबूत सौंपे जाएंगे जिससे मसूद अजहर के अलकायदा और आईसिस से संबंध का खुलासा किया जा सके। ये डोजियर सौंपकर भारत एक बार फिर से मसूद अजहर पर बैन लगाने की मांग करेगा। इसके लिए भारत की तरफ से चीन से बात कर उसे समझाने की कोशिशें भी की जा रही हैं। जरूरत पड़ने पर भारत डोजियर की कॉपी चीन को भी देगा। दरअसल मसूद अजहर पर जब भारत बैन लगाने की मुहिम शुरू करता है, संयुक्त राष्ट्र में चीन अड़ंगा डाल देता है। अब बात पाकिस्तान चुनाव की। 25 जुलाई को पाकिस्तान में चुनाव है। चुनाव में मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की सीधी मदद मिल रही है। पाक चुनाव में हाफिज सईद की सरपरस्ती में चुनाव लड़ रहे उसके बेटे, दामाद समेत 265 उम्मीदवारों को ISI समर्थन कर रहा है। भारतीय खुफिया एजेंसी के मुताबिक ISI ने पाकिस्तान में सक्रिय खालिस्तानी आतंकी संगठनों से हाफिज सईद की मदद करने को कहा है। ISI ने खालिस्तानी आतंकियों और हाफिज सईद की मीटिंग भी कराई है, जिसमें हाफिज का बेटा तलहा सईद भी मौजूद था। हाफिज ने पाकिस्तान की एक निष्क्रिय पार्टी अल्लाहू अकबर तहरीक के बैनर तले अपने उम्मीदवार उतारे हैं। हाफिज ने मिली मुस्लिम लीग नाम से पार्टी भी बनाई थी, लेकिन पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इसका रजिस्ट्रेशन करने से ही मना कर दिया था। उफनती लहरों से खेलना किस हद तक जानलेवा साबित हो सकता है, उसकी एक तस्वीर देखिए। ये वीडियो जो हम आपको दिखा रहे हैं वो पाकिस्तान का है, जहां पर स्वात नदी में डूबने से एक युवक की मौत हो गई। दरअसल 18 साल का शिराज खान एक रिकॉर्ड बनाना चाहता था कि उसे पानी से डर नहीं लगता है। इसके लिए वो अपने भाई और चाचा के साथ नदी किनारे पिकनिक मनाने के लिए पहुंचा। इस दौरान पास में ही खड़े दोनों लोग मोबाइल से वीडियो बना रहे थे। जैसे ही शिराज नदी किनारे चट्टानों पर पहुंचा, तभी उसका पैर फिसल गया और उफनती लहरों में डूबने से उसकी मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 18 साल का शिराज कराची का रहने वाला था, जो कि इंजीनियरिंग का छात्र था। घटना बीते गुरुवार की है, जो कि सोशल मीडिया पर इस वक्त वायरल हो रही है। आपको सोचने पर मजबूर करने वाली कई और खबरें बाकी हैं। उनसे पहले जल्दी से देख लेते हैं दुनिया के बाकी देशों का। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीरो टॉलरेंस नीति के विरोध में एक महिला न्यूयॉर्क स्थित स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर जा चढ़ी। इस घटना का वीडियो वायरल हो रहा है। घंटों की मशक्कत के बाद सुरक्षा कर्मियों ने महिला को गिरफ्तार कर लिया। चीन के कई प्रांतों में हो रही भारी बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। यहाँ पर 22 शहरों और उसके आसपास के इलाकों में बाढ़ आ गई है। मडस्लाइड के चलते कई जगह मकान ढह गए हैं, सड़कों पर सैलाब बह रहा है और जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त हो गया है। पाकिस्तान के लाहौर में एक न्यूज चैनल के रिपोर्टर का वीडियो वायरल हो रहा है। भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात के बीच रिपोर्टर पानी में डूबी सड़क पर बच्चों के बाथटब में बैठकर लाइव रिपोर्टिंग करता हुआ नजर आ रहा है। 6 दिन में इस वीडियो को 5 लाख लोग देख चुके हैं। दुबई की प्रतिष्ठित एयरलाइंस एमिरेट्स ने फ्लाइट में हिंदू मील बंद करने के फैसले पर एक ही दिन में यू टर्न ले लिया है। अब मुसाफिरों को पहले की ही तरह हिंदू मील मिलता रहेगा। इससे पहले एयरलाइंस ने यात्रियों के लिए ये विकल्प बंद करने का फैसला किया था।
रूस में खुले में शराब पीने के शौकीनों के लिए एक बुरी खबर है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक जैसे ही फीफा वर्ल्ड कप खत्म होगा, देश में ओपन एयर ड्रिंकिंग पार्टी पर पहरा लग जाएगा। हाल ही में जब रूस ने क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया था, तब सड़कों पर रात भर पार्टी हुई थी। और अब बीच सड़क में एक महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा आपको दिखाते हैं। हरियाणा के फरीदाबाद में नशे में धुत एक महिला ने जमकर हंगामा किया। दरअसल बीके चौराहे पर यह महिला कार में बैठकर अपने साथी के साथ शराब पी रही थी। जब लोगों ने विरोध किया तो महिला भड़क उठी। इसके बाद लोगों ने पुलिस को सूचना दी और जब पुलिस ने महिला से पूछताछ की तो उसने जमकर बवाल काटा। हालांकि महिला के हंगामे के बाद उसका साथी मौके से ही भाग खड़ा हुआ। इतना ही नहीं, नशे में धुत इस महिला ने अपना सिर कार की खिड़की पर दे मारा, जिससे उसके सिर में चोटें आई। और अब बात उन अनाथ बच्चों की जिनके लिए अब आवाज उठने लगी है। अनाथों को नौकरी समेत शिक्षण संस्थानों में आरक्षण की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। लखनऊ की रहने वाली पोलोमी पावनी शुक्ला की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में अनाथों को लेकर 19 मांगे रखी गई हैं। याचिका के मुताबिक अनाथों को अल्पसंख्यक एससी और ओबीसी की तरह ही आरक्षण मिलना चाहिए, ये मांग रखी गई है। इसके साथ ही हर जिले में कम से कम एक अनाथालय खुलवाया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये याचिका स्वीकार करते हुए केंद्र सरकार और देश के सभी राज्यों को नोटिस जारी करके 1 महीने के अंदर जवाब मांगा है। आपको ये भी बता दें कि एक सर्वे के मुताबिक भारत में करीब 2 करोड़ अनाथ बच्चे हैं। ये आंकड़ा 2019 तक और भी बढ़ सकता है। देश में कुल बच्चों की आबादी में 4% बच्चे अनाथ पाए गए हैं। इनमें ज्यादातर बच्चों को उनके माता पिता ने छोड़ दिया। एक अध्ययन के मुताबिक SOS चिल्ड्रन विलेज इंडिया ने सर्वे किया था, जिसमें अनाथ बच्चों की सबसे बड़ी देश में करीबी है। सर्वे के मुताबिक यूपी, बिहार और पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा अनाथ बच्चों की संख्या है। फीफा वर्ल्ड कप 2018 में लियोनेल मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो जैसे दिग्गज फुटबॉलर्स का सफर थम चुका है। दोनों ही खिलाड़ी वर्ल्ड कप में कुछ खास नहीं कर सके। रोनाल्डो और मेसी इस बार जो नहीं कर पाए हैं वो एक लड़की ने सड़क पर कर दिखाया, जिसका वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक लड़की सड़क पर कार से प्लास्टिक की बोतल फेंकने वाले को सबक सिखा रही है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि सड़क से गुजर रहा एक कार सवार प्लास्टिक की बोतल बाहर फेंकता है। जैसे ही बोतल सड़क पर गिरती है, पास में खड़ी एक लड़की आगे बढ़ती है और बोतल को जोरदार किक मारती है। ये किक इतनी शानदार थी कि बोतल सीधे विंडो से होते हुए कार के अंदर आ गिरती है। ठीक उसी तरह जैसे फुटबॉल गोल पोस्ट में जाती है। जिस तरह से गोल लोग वर्ल्ड कप में देखना चाहते थे, वैसा गोल सड़क पर इस लड़की ने कर दिखाया। अब एक ऐसी खबर जो बेहद चौंकाने वाली है। पैरों को सुंदर रखने के लिए महिलाएं एक नए तरीके का पेडिक्योर कराती हैं, जिसे फिश पेडिक्योर कहते हैं। लेकिन ये फिश पेडिक्योर एक महिला को कितना भारी पड़ा, अब वो देखिए। दरअसल अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में एक महिला बेहद परेशान थी कि उसके पैर के नाखून टूटते और अलग होते जा रहे हैं। जिसके बाद महिला ने जब डॉक्टर्स को दिखाया तो पता चला कि महिला के पैर के नाखूनों को फिश पेडिक्योर के दौरान मछलियों ने कुतर दिया है। फिश पेडिक्योर के दौरान पैरों को छोटी छोटी मछलियों से भरे टब में रखा जाता है। डॉक्टर फिश के नाम से मशहूर छोटी ये मछलियां पैरों के डेड स्किन को खा जाती हैं, जिसके पैर के तलवे नरम हो जाते हैं।